हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी विद प्रिया। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च पेपर के बारे में। हर वो चीज़ जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि रिसर्च पेपर में एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इंट्रो क्या है, कैसे लिखना है, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले बिफोर जंपिंग ऑन टू द रिसर्च पेपर वी मस्ट नो कि उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो जब भी आप कोई भी एक रिसर्च पेपर एनालाइज करोगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक तो उसमें टाइटल होता है, टाइटल मीन्स द टॉपिक, ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है, अभी एक एक चीज़ हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। कीवर्ड्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, मटेरियल्स एंड मेथड्स होते हैं, रिजल्ट्स, डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट्स एंड रेफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम टाइटल से शुरू करते हैं। जब भी आप लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हो तो आपको उसका टाइटल कैसा रखना है, क्या वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए, क्या वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, उसमें क्या क्या एब्रिविएशंस आप डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो, वो हर चीज़ अब हम डिस्कस करते हैं। तो जब आती है टाइटल की बारी, आप लोगों को ऐसा टाइटल चूज करना होता है जो कि रेलेवेंट हो और यूनिक भी हो एट द सेम टाइम। रेलेवेंट एंड यूनिक से मेरा क्या मतलब है? रेलेवेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने काम किया है, आपने लाइपोसोम्स बनाए हैं, ठीक है। तो आपका जो टाइटल होना चाहिए ना, इट शुड बी रेलेवेंट टू द वर्क डन। आपने लाइपोसोम्स बनाए, उनको इन विट्रो तक एनालाइज करके छोड़ दिया या फिर एक्स वाई वो करके छोड़ दिया, तो ऐसे ही आप टॉपिक डालो कि मतलब जैसे कि क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा लॉन्ग जैसे टॉपिक डाल दो ना, वो भी अच्छा नहीं होता। एकदम शॉर्ट, रेलेवेंट और यूनिक टॉपिक डालो। ये कोई थंब रूल नहीं है कि भाई शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग हुआ तो हमारा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। नो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर जो आप लोगों को करना चाहिए वो है कि उसको आप रेलेवेंट रखो। ऐसा ना हो कि बीटिंग अराउंड दी बुश कर रहे हो कि बनाया कुछ है और कर इधर उधर की बातों डाल दी टाइटल में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रेलेवेंट एंड यूनिक। ओके, उसके बाद एब्रीविएशंस दिस शुड बी अवॉइडेड। ऐसा नहीं है, मान लीजिए अगर आपको अपने टाइटल में आपका ड्रग का नाम डालना है, आपका ड्रग का जो भी नाम है, बड़ा सा नाम है, तो आप सोच रहे हो कि मैं उसको एब्रीविएट करके डाल देता हूँ टाइटल में। नो, इट इज अ बिग नो। कभी भी आप टाइटल में एब्रीविएशंस नहीं डालोगे, इट शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देते हैं। फिर ग्रामर, ग्रामर शुड बी करेक्ट। ऐसा नहीं हो कि ग्रामर आप खराब खराब यूज कर रहे हो। नो, इट शुडंट बी लाइक दैट। ग्रामर आपकी करेक्ट होनी चाहिए और वो ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए टाइटल, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट पे आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि एब्स्ट्रैक्ट है क्या। तो बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट आपके पूरा जो भी आपने पूरा काम किया है उसकी समरी होती है। अगर मान लो आपने रिसर्च पेपर लिखा है और कोई उसको एनालाइज करेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट इतना पावरफुल और इतना इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कि उसको पढ़ के जो आपका वो है रिव्यूअर है, जो आपके रिसर्च पेपर को देख रहा है, उसको पढ़ के उसको समझ आ जाए कि हाँ, आपने क्या क्या काम किया है। सो स्टिक टू द वर्ड काउंट। ओके, इंक्लूड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। स्टिक टू द वर्ड काउंट एज इन सारे एब्स्ट्रैक्ट्स का ना यूजली एक लिमिट होता है, वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स तक या 200 से 250 वर्ड्स का वर्ड लिमिट होता है। तो उसी को ही आपको लिमिट करना है। ऐसा नहीं है उसने 250 बोला है और आप 400 500 का एब्स्ट्रैक्ट दे रहे हो। नो, इट शुड बी शॉर्ट। ओके, और डोंट रेफर टू फिगर्स एंड टेबल्स। या अब आप एब्स्ट्रैक्ट में ये नहीं डाल सकते हो कि रेफर टू सो एंड सो फिगर फॉर द दिस थिंग, ऐसा करके लिख देते हैं ना हम अंदर में। तो वो चीज़ आप एब्स्ट्रैक्ट में नहीं डालोगे। एब्स्ट्रैक्ट तो मेयर एक समरी है कि भाई ये काम हुआ था, मैंने ये काम किया, उसके ये फाइंडिंग्स है, और थोड़ा सा लिटरेचर डाल दिया कि भाई ये वाला जो डिजीज है बहुत प्रिवेलेंट है, या फिर ये वाला जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम या नानो फॉर्मुलेशन है ये सो एंड सो है, हमने इसमें ये एज एक्टिवेटर डाल दिया या पेनिट्रेशन एनहांसर डाल दिया। ऐसी वाली चीज़ें उसमें आती हैं। फिर provide concise and clear information already discussed with you. Use past tense since you are providing a summary of your work done. Exactly, आप अपनी समरी ही तो प्रोवाइड कर रहे हो। जो आप अपने रीडर्स को क्या दे रहे हो कि भाई हमने ये काम किया था। आप पता क्या होता है, जो आपका जैसे पेपर जब जाएगा तो जो आपका एब्स्ट्रैक्ट पड़ेगा, अगर वो इन्फॉर्मेटिव पावरफुल हुआ, इंटरेस्टिंग हुआ, है ना, तो बंदे में एक वो हो जाता है कि हाँ, मैं इस पेपर को पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा काम किया गया है। तो ऐसा आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, इतना पावरफुल होना चाहिए। और यस, पास्ट टेंस आप यूज करोगे, वाई, बिकॉज आपने तो वो काम कर लिया। आप यही तो बोलोगे, द इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी वाज फाउंड टू बी दिस, द इन विट्रो ड्रग रिलीज वाज फाउंड टू बी दिस, ऐसे ही तो बोलोगे ना। तो जो आप अपने काम की समरी दे रहे हो उसको आप क्या करोगे, पास्ट टेंस में ही दिखाओगे। ये तो नहीं बोलोगे द इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी विल बी, है ना, ये नहीं बोलोगे, बिकॉज मैंने तो वो ढूंढ पहले ही डिटरमाइन कर लिया है।
क्लियर टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू, हाँ ये एक और चीज थी यहाँ पे आपका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है ना, कीवर्ड्स आपको हमेशा अपने अच्छे अच्छे डालने चाहिए। कीवर्ड्स क्या होता है, मान लो मैं कोई पेपर सर्च कर रही हूँ, मैं डाल रही हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ लाइपोसोम्स, तो आपके कीवर्ड्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आपका पेपर उन सर्चेज में आए, क्योंकि वो पेपर सर्च में आएगा, मैं उसको खोलूंगी, फिर मैं अपने पेपर्स में उसको साइट करूंगी और इससे आपकी साइटेशन भी इंक्रीज होगी। बात समझ आई? आपका मान लो आपने अगर लाइपोसोम पे बनाया तो कीवर्ड्स क्या क्या डाल सकते हो। मान लो आपका ड्रग है डाइक्लोफेनाक ले लेते हैं सिंपल सा, आपका ड्रग डाइक्लोफेनाक है, तो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डालो, डाइक्लोफेनाक डाल दो, आपने कोई पेनिट्रेशन एनहांसर डाला है तो लिख दो पेनिट्रेशन एनहांसर इन योर कीवर्ड। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ भाई सो एंड सो पर्सन इसको सर्च करेगा तो मेरा पेपर भी उस सर्च में आएगा। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि हमारा पेपर भी उस सर्च में दिखना चाहिए, जिससे मैं आपका पेपर फिर ओपन करूंगी और उसको साइट कर पाऊंगी। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। ब्रेक द इंट्रोडक्शन इनटू पैराग्राफ्स, राइट अबाउट द ड्रग डिजीज एंड नैनो फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो आप हमेशा इंट्रोडक्शन को ना पैराग्राफ्स में ब्रेक कर सकते हो, उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे मान लो पहले आपने अपने ड्रग का बता दिया, ठीक है, फिर आपने डिजीज का, फिर आपने नैनो फॉर्मुलेशन का बता दिया। और जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो ना बेटा, हमेशा उसको कोरिलेट करके लिखो, कि मान लो आपने डिजीज ले ली कि मैं स्किन कैंसर की डिजीज लेता हूँ, ठीक है, अब आपने बोला कि स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस है, बहुत इससे जाने जाती हैं इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो, आपने ये करा। फिर आप अपने ड्रग पे आओगे कि भाई हम ये ड्रग ही क्यों ले रहे हैं, मैं कोई और ड्रग क्यों नहीं ले रहा हूँ स्किन कैंसर के, तो उसके एडवांटेजेस आ गए। फिर एडवांटेजेस के साथ साथ आप ये भी बताओगे भाई मैं नैनो फॉर्मुलेशन बना रहा हूँ, कोई भी हो सकती है वो, है ना, मैं ये वाली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये इसकी बायोअवेलेबिलिटी एनहांस करेगी। तो ऐसे कोरिलेशन करके काम चलता है। ऐसे आप अगर अलग अलग से दे दोगे, कोई रिलेशन नहीं बैठाओगे तीनों के बीच, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर गिव ब्रीफ लिटरेचर गिविंग द आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम एंड पर्पस ऑफ द रिसर्च वर्क। तो यही मैंने आपको बोला ना कि आप उसको एक ब्रीफ आइडिया दोगे कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम थी, हमारी स्किन कैंसर की ये प्रॉब्लम है और मेरे रिसर्च वर्क का क्या पर्पस है। ठीक है, गिव ब्रीफ लिटरेचर गिविंग द आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम, ये हमने अभी डिस्कस किया, एंड पर्पस ऑफ द रिसर्च वर्क, यहाँ ऑफ भी आएगा, मैं भूल गई थी, तो पर्पस ऑफ द रिसर्च वर्क होगा ये। नाउ कीप इट सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड सो दैट द रीडर रिमेन्स एंगेज्ड विद योर रिसर्च पेपर। तो उसको आप सिंपल रखो, ईजी टू अंडरस्टैंड रखो, जिससे अगर जो रीडर है वो एंगेज रहे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये आप शुरू करो कि भाई स्किन कैंसर इज द प्रिवेलेंट डिजीज, ऐसे ऐसे आपने थोड़ा सा उसका लिटरेचर दे दिया। उसके बाद अपने आप ड्रग पे आ गए कि भाई मैं ड्रग, ये वाला जो ड्रग है स्किन कैंसर के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, अच्छा ड्रग है, बट ड्यू टू द फॉलोइंग लिमिटेशंस ये थोड़ा ओवरलुक हो जाता है। टू एड्रेस द लिमिटेशंस आई एम फॉर्मुलेटिंग सो एंड सो नैनो फॉर्मुलेशन, आई हैव फॉर्मुलेटेड, है ना। तो ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं। उसके बाद मटेरियल्स एंड मेथड्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें क्या होता है ना, आपको सारे अपने मटेरियल्स मेंशन करने होते हैं, मेथड्स में मेथडोलॉजी आएगी, वो भी हम करेंगे। तो मटेरियल्स में क्या होता है ना, जैसे कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, मान लो लाइपोसोम से रोटरी इवेपोरेटर से बनता है, तो आपने लिखा तो उसका कंपनी नेम भी आप लिखोगे कि इस कंपनी से या फिर यहाँ से हमने इसको लिया। ठीक है, या कोई भी स्पेसिफिक रिएजेंट आपने लिया, जैसे ड्रग का भी सोर्स मेंशन करना पड़ता है कि ड्रग हमने यहाँ से मंगाई। अगर गिफ्ट सैंपल होता है तो हम लिखते हैं कि इट वाज ऑब्टेन्ड एज अ गिफ्ट सैंपल फ्रॉम XYZ, है ना। नो नीड टू मेंशन द ब्रांड्स एंड कंपनीज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स एंड बीकर्स एक्सेट्रा। अब हाँ, ये चीज भी है, ऐसा नहीं कि सबके लिख रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब और बीकर्स के भी लिखने बैठ गए, नो, ऐसे नहीं करना आप लोगों को। आप लोगों को स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और रिएजेंट्स का ही लिखना है, जो आप बनाते जब आप काम करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, हाँ ये जो चीजें हैं हमें इनका मेंशन करना है। यू कैन ऑल्सो लुक अप टू पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स फॉर गेटिंग एन आइडिया। या आपको अगर जैसे थोड़ा सा न्यू है अभी और आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप कोई ना कोई पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स भी देख सकते हैं, एक आइडिया लेने के लिए कि भाई कैसे लिखते हैं। ठीक है, इन मेथड्स प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर मेथड आर टू बी एक्सप्लेन्ड। अब जो मेथड्स हैं, जैसे अगर मैं लाइपोसोम को ही लेके चल रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप उधर लिखोगे प्रिपरेशन ऑफ लाइपोसोम्स, फिर आप लिख दोगे कि दिस वाज टेकन, है ना, द थिन फिल्म वाज फॉर्म्ड, इट वाज हाइड्रेटेड यूजिंग द फॉस्फेट बफर, ऐसे ऐसे करके आप प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर डालोगे। फिर आप सेपरेट हेडिंग्स भी डाल सकते हो और प्रोसीजर को उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला प्रिपरेशन ऑफ लाइपोसोम्स, है ना, उसके बाद आपने बोल दिया कि उससे पहले आप प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज दिखा सकते हो अपने ड्रग की। तो ये सब चीजें आती हैं आपके मेथड्स और मटेरियल्स में। फिर रिजल्ट्स, मेंशन द रिजल्ट्स क्लियरली विदाउट डिस्कशंस, मेक श्योर टू नंबर फिगर्स एंड टेबल्स।
ओके आपको अपने रिजल्ट्स, अब आपने सारा काम उनको बता दिया, भाई मैंने ऐसे ऐसे काम किया था, मेरा पर्पस ये था। अब रिजल्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप रिजल्ट्स को विदाउट डिस्कसिंग आप लिखोगे, जैसे कि इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी वाज डिटरमाइंड टू बी 58.6 या समथिंग परसेंट, ऐसे करके आपने लिख दिया XYZ, है ना। मेक श्योर टू नंबर फिगर्स एंड टेबल्स, यस। अब रिजल्ट्स में क्या होता है कि आप जो भी आपने फिगर ऐड कर रहे हो, ग्राफ्स ऐड कर रहे हो, टेबल्स ऐड कर रहे हो, उनको हमेशा आप नंबर करोगे, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। इससे बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अब अंदर में ना डालना पड़ता है कि एज शोन इन फिगर दिस, एज ऑब्टेन्ड इन फिगर दिस, या एज शोन इन ग्राफ 5। तो ऐसे करके आपको डालना पड़ता है। क्लियर ग्राफ्स होने चाहिए एकदम आपके। और एक और चीज जो बच्चे गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई फिगर और टेबल में जो जो चीजें आप उसको ही आपको रिजल्ट में मतलब लिखित के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हो, राइटिंग के फॉर्म में भी दिखा रहे हो, नहीं। अगर आपकी टेबल डाल दी है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। अननेसेसरी उन सब चीजों को रिपीट करना, अंदर से फिर पेपर में भी लिखना कि एज शोन इन टेबल 5 इट शोज दैट दिस दिस, नहीं, इतना रिपीटेशंस नहीं करना है। वही मैंने यहाँ लिखा है, yeah, but you can add key points and offer text that complements the findings. आप की पॉइंट्स डालो कि इस टेबल में भाई ये चीजें हैं और इससे हमें ये पता चलता है। पर आपको ना बेटा टेबल को पूरा एक्सप्लेन नहीं करने बैठना। हम टेबल क्यों डालते हैं, जिससे कि जो भी रीडर है वो टेबल देखे और समझ जाए। तो वो जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये अंदर की चीजें हैं जो इस बंदे को नहीं समझ आएंगी, वो आप जो मेन की पॉइंट्स हैं आप उनको लिख के बताओगे, टेबल के जो की पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आता है डिस्कशन। इन दिस सेक्शन द ऑथर नीड्स टू राइट द रीजन ऑफ गेटिंग द पर्टिकुलर रिजल्ट्स। इट शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड कंसाइज। डोंट इंक्लूड अननेसेसरी रीजंस एज इट वुड लीड टू रिजेक्शन। ओके, तो अब डिस्कशन वाले सेक्शन में ना बेटा आपको सब कुछ ये बताना होता है कि अगर मुझे सो एंड सो रिजल्ट्स मिले हैं तो क्यों मिले। आपको हर ना वाई का आंसर उसमें लिखना होता है, ठीक है। वाई से मेरा मतलब है बेटा कि आपको रिजल्ट्स अपने डिस्कस करना है। अगर आप अपने टीचर को भी एक्सप्लेन करोगे तो आप एक वैलिड रीजन दोगे ना कि मैम मेरे को ये चीजें मिली और ये चीजें मुझे क्यों मिली। अगर मैम मेरे इस सिस्टम की पेनिट्रेशन एनहांस हुई तो क्यों हुई, क्योंकि मैंने पेनिट्रेशन एनहांसर डाला था। तो ऐसे आपको ना वहाँ पे अपना फाइंडिंग्स को बेसिकली सपोर्ट करना होता है कि भाई मेरी जो फाइंडिंग्स है बिल्कुल सही है। और क्यों सही है, क्योंकि ये उसके कारण है, ये उसके रीजन है, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आप पूरा अपना रिसर्च पेपर को एक सम अप करते हो, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ ब्रीफ समरी ऑफ द मेथडोलॉजी, द फाइंडिंग्स एंड ऑल्सो द ओवरऑल समरी ऑफ द रिसर्च पेपर। इसमें हम क्या करते हैं ना बेटा, कंक्लूजन में हम सब कुछ लिखते हैं एक छोटे फॉर्म में। ये समझ लो आपके रिसर्च पेपर का एक छोटा फॉर्म। कंक्लूजन में आप सब लिखोगे कि भाई हमने ये फॉर्मुलेट किया, ये हमारी मेथडोलॉजी थी, ये हमारे रिजल्ट्स आए, ठीक है। रेफरेंसेस की बारी अगर आती है तो रेफरेंसेस आप सारे लास्ट में ऐड करते हो, जो कि आपके अंदर होते हैं ना पेपर के। आपने अंदर साइट करे होते हैं रेफरेंस। मान लो अगर आप बोल रहे हो मैंने लाइपोसोम बनाया यूजिंग दिस मेथड, तो उसमें आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। तो वो जो रेफरेंस है वो लास्ट में सब नीचे आते हैं, ठीक है। और आप रेफरेंस के लिए ये वाले सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हो, लाइक एंड नोट हुआ, मेंडले हुआ। इनसे ना फॉर्मेटिंग बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद हमारा वो था, मैं आपको बताती हूँ, एक्नॉलेजमेंट्स था। रेफरेंसेस तो हो गया। एक्नॉलेजमेंट्स की बस ये बात होती है ना कि आप इसमें हर चीज़ एक्नॉलेज करोगे। मान लो आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन ने हेल्प की है तो आप उसको एक्नॉलेज कर सकते हो। आप अपने कॉलेज का नेम ऐड कर सकते हो। आपको कोई फेलोशिप मिलती है तो आप अपनी फेलोशिप को लिख सकते हो उसमें। तो आप बेसिकली उसको थैंक कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ इस पर्टिकुलर ने भी हमारी हेल्प की थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी रिसर्च पेपर। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी, आइडिया मिला होगा कि हम एक अच्छा रिसर्च पेपर कैसे लिख सकते हैं। ये आप इसको दोबारा देखना, आपको और अच्छे से समझ आएगा। एंड आई वुड सजेस्ट आप कोई भी एक अच्छा सा रिसर्च पेपर लेके बैठना और इन पॉइंट्स को उसके साथ ऐसे मैच करके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा, ठीक है। सो आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।